आपके साथ मुस्कान उस्मानी रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जंतर मंतर पर विपक्ष के 146 सांसदों के निलंबन को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। इंडिया गठबंधन की ओर से यह विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में किया गया। इसी कड़ी में यूपी के अलग अलग जिलों में भी यह प्रदर्शन देखने को मिला है। सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती और कानपुर देहात के साथ ही बांदा, मऊ, लखनऊ और दिल्ली में तो यह प्रदर्शन देखने को मिला है। साथ ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी लगातार विपक्षी दल के नेता ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, कानपुर देहात, बांदा, मऊ और लखनऊ ये यूपी की ऐसी बड़ी जगह है जहां पर लगातार विपक्षी दल प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। निलंबन को लेकर लगातार विपक्षी दल प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली में तो तमाम दिग्गज नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आए ही, इसी बीच यूपी के भी अलग अलग जनपदों में विपक्षी दलों का यह प्रदर्शन देखने को मिला है। 146 सांसदों के निलंबन को लगातार विपक्षी दल मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी है। इसी कड़ी में आज इंडिया गठबंधन के आह्वान पर पूरे देश भर में यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसकी कुछ झलक यूपी में भी देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के निर्णय के अनुसार जिस यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती पर और बाबा साहब जो संविधान निर्माता थे उनके मूर्ति के सामने भारतीय जनता पार्टी के अलोकतांत्रिक कदम के विरोध में जिस तरह से तानाशाही रवैये के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को निष्कासित करने का काम किया गया, केवल उनसे प्रश्न पूछने के आधार पर कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री 13 दिसंबर की घटना पर वक्तव्य दें, केवल इस मांग के आधार पर उनको निलंबित किया गया। इस अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार यहाँ धरने पर बैठे। आज पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन ने जो फैसला लिया है, जो 142 सांसदों का निलंबन हुआ है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में ऐसा कभी हुआ नहीं कि जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि हमेशा हाउस में जाने के लिए निलंबित कर दिया जाए, अपनी बात कहने का उसको अधिकार न हो। अगर वो सवाल जवाब नहीं करेगा सरकार से तो देश का कैसे कल्याण होगा। आज की डेट में पूरे देश में धरना प्रदर्शन का आह्वान किया इंडिया गठबंधन ने, दिल्ली में भी चल रहा है। उसी का पार्ट जिला कानपुर देहात था, जिसमें हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए जिला मुख्यालय पर आए। जो मैंने एडीएम जी को अपना ज्ञापन भी दिया है और ये कहा है कि जितने 142 सांसद निलंबित किए गए हैं इनको तत्काल बहाल किया जाए, जिससे कि देश में संविधान लगे कि हाँ, देश में कानून अभी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी कानपुर देहात ने जो ज्ञापन दिया है वो महामहिम राष्ट्रपति जी को और जिला अधिकारी माध्यम से भिजवाया गया है। इसमें हम लोगों ने मांग रखी है, जो लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की जा रही है। संसद में जो 142 सांसद बर्खास्त किए गए हैं, ये निश्चित तौर पर हमारे देश की लोकतंत्र की हत्या है। संविधान से के साथ जो इस कुठाराघात किया गया है, संविधान को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए हम उस सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं और जो सांसद निरस्त किए गए हैं उनको पुनः बहाल किया जाए, ऐसी मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से ज्ञापन देकर मांग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर जो आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है और 146 सांसदों का जो निलंबन हुआ है, उसके विरोध में हम महामहिम को संबोधित ज्ञापन देने जिलाधिकारी की चौखट पे आए। जो आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, महंगाई पे काबू नहीं किया जा रहा है, जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे उन वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं और 146 सांसदों का निलंबन करके तमाम विधेयक संसद में पास कराए गए और उन सांसदों का दोष क्या था। तो यही तो मांग कर रहे थे
कि जो 9 दिसंबर की जो घटना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोकसभा सदस्य ने जो 5 इशू किए थे उन 5-6 लोगों की, उनके पे प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग कर रहे थे। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की साजिश से वो लोग गए थे, उससे भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो रही थी, तो प्रधानमंत्री को वक्तव्य न देना पड़े तो ध्यान को बटाने के लिए जो सांसद ये मांग कर रहे थे उनको निलंबित करने का काम किया। ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर, समाजवादी पार्टी के आह्वान पर आज धरने पे अशोक विलास में बैठे, और जिले पे ही धरना नहीं, पूरे देश में आज समाजवादी पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के लोग उस धरने में समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। ये धरना उसी के विरोध में था। आज हम लोग समाजवादी पार्टी मऊ जनपद इकाई की तरफ से प्रदेश नेतृत्व ने आह्वान किया कि कल का ही फरमान जारी हुआ है कि कल जिला कलेक्ट्रेट पर आप लोग 1 बजे से डीएम को ज्ञापन देंगे, और उसके पहले आप लोग धरने पर बैठेंगे। धरना निरंतर, अगर मांग पूरा नहीं हुई तो चलता रहेगा। लेकिन हम समझते हैं कि इस गठबंधन में सारे साथी जो इंडिया अलायंस के हैं, सभी पार्टियों के बगैर, आप पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, माले है, और इसमें तमाम जो 28 दल हैं, कांग्रेस भी मुख्य भूमिका में है जो यहाँ उपस्थित है, और सभी आए हुए सभी सम्मानित साथियों का एक ही मकसद है कि जो आताताई सरकार है, जो दमनकारी नीतियों से भारत की जनता को दबाना चाहती है, उसके खिलाफ हम लोग अब इंडिया गठबंधन के नौजवान साथी एकजुट हुए हैं, और उसको उखाड़ फेंकने के लिए जो 2024 का चुनाव है उसके लिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और हम समझते हैं कि अगर इसी तरह का इनका उत्पीड़न होता रहा, आप सभी साथी जनपद मऊ के रहने वाले हैं, आप लोग भी इस उत्पीड़न के शिकार हैं। अभी जो बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा देख रहे हैं कि गांव-गांव में छापा माराई का काम चल रहा है, उस छापामारी से सभी लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, धन उगाही हो रही है। पैसा लेकर उनका बिल जो बकाया है उसको वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन पैसा लेकर इन बिजली विभाग के लोगों के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। इसी तरह अनेक समस्याएं हैं। जनपद की अनेक तरह बेरोजगार युवा हैं जो आज सड़कों पर भटक रहे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है। 7 वर्ष की प्रदेश की सरकार है, आज तक कोई नियुक्ति नहीं निकाली। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और तानाशाही रवैये को चला रही है। विपक्ष के माननीय 142 से ज़्यादा सांसदों को अपनी आवाज़ उठाने के जुर्म में सदन से निलंबित किया गया। ये सारे माननीय सांसदगण अपने अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाते हैं। उनका निलंबन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र पे कुठाराघात करने का काम किया। उसके विरोध में इंडिया गठबंधन के समस्त घटक दलों ने मिलकर के महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेज करके ये मांग की है कि सरकार की निरंकुश और तानाशाह गतिविधियों पर रोक लगाएं, और इसके साथ साथ उन समस्त माननीय सांसदों को जिनको निलंबित किया गया है उनको बहाल करने का काम करें। देखिए, आगे लगातार इंडिया गठबंधन और इसमें शामिल समस्त घटक दल इस भाजपा सरकार की अलोकतांत्रिक और तानाशाही नीतियों के खिलाफ, इस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ, इस सरकार जो पूंजीपतियों को लगातार संरक्षण देकर के इस देश के फुटकर व्यापारियों, किसानों, मजदूरों, गरीबों को हितों पे कुठाराघात कर रही है, उन सवालों को जनता के बीच में लेकर के जाते रहे। भविष्य में भी इन सारे सवालों को लेकर के हमारा गठबंधन जनता के बीच में जाता रहेगा, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसमें अगुवा की भूमिका निभाती है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री से खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच बागपत के फैजपुर निनाना गांव में धनखड़ गोत्र के लोगों की पंचायत में उपराष्ट्रपति के अपमान पर कड़ी नाराजगी जाहिर की गई है। साथ ही पंचायत में निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस के नेताओं को पश्चिमी यूपी के 62 गांवों में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धनखड़ गोत्र के 62 गांव हैं। इन गांवों के धनखड़ गोत्र के जिम्मेदार लोग जनसंपर्क करेंगे, इसके साथ ही संसद का घेराव भी करेंगे। इसमें निर्णय हुआ जो संसद भवन में उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया, एक इतना ऊंची गरिमा पद पे
और एक जाट समाज का, किसान समाज का, हम उसके विरोध में पंचायत करें और इन राहुल गांधी का टीएमसी वाले का बहिष्कार करें। हमारी बिरादरी उन्हें अपने गांवों में घुसने भी नहीं देगी और उन पर गलती मनवाएंगे, वे गलती मान लो जी करेंगे, नहीं तो हम संसद का भी घेराव करेंगे। मेरा नाम हरेंद्र सिंह है, मैं फैजपुर नाणे का पूर्व प्रधान हूँ। देखिए, हमारे गोत्र के हमारे गांव में जिला बागपत में 2 गांव हैं धनखड़ों के, और जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं वो भी धनखड़ हैं। यह आयोजन इसलिए किया गया कि उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करी गई, उनकी मजाक उड़ाई गई, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे पूरे समाज में, पूरे जाट बिरादरी में, बल्कि ये कहो कि पूरी किसान बिरादरी और पूरा ओबीसी बिरादरी इस चीज़ का बड़ा आक्रोश है, बहुत ही ज़्यादा दुख है। तो उसके लिए हम ये एक पंचायत करके ये कहना चाह रहे हैं, जो जिसने बेइज्जती करी है उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करेंगे पूर्ण रूप से, पूरी बिरादरी बहिष्कार करेगी, पूरा समाज भी बहिष्कार करेगा ऐसे। अब खबर झांसी से है, जहां पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने मजदूरों के साथ धरना शुरू कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कई महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान मजदूरों के साथ इलाइट चौराहे पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने इस दौरान मजदूरों की वेतन की मांग की है। झांसी के अंदर भारतीय चारागाह अनुसंधान केंद्र है। पहले 1000 लोग जो काम करते थे, वो काम अब केवल 150 लोगों के हाथ में सौंपा गया, और उसके बावजूद इन्हें 6-6 महीने का वेतन नहीं मिल रहा। इस वर्ष के 4 महीने और 2019 के 2 महीने, और वो वेतन इन्हें जब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, कई लोगों के घर में बीमारी है, कई लोग आत्महत्या की कगार पे हैं। ऐसे में जो किसी से भीख या खैरात नहीं मांग रहे, जो अपनी मेहनत का हक मांग रहे। दूसरी जगह तो एडवांस दिया जाता, इनसे तो महीनों काम लेके, और अभी भी लगता है कि सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन है? काम करने के बाद वेतन नहीं मिल रहा। आज हम लोग जब तक नहीं उठेंगे, जब तक इनके वेतन का निपटारा नहीं हो जाए। खबर नोएडा से है, जहां समान मुआवजा और समान रोजगार की मांग को लेकर 5 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर हल्ला बोल दिया है। इस दौरान किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि एनटीपीसी कार्यालय का घेराव करने 105 गांवों के किसान आए हैं और 24 गांव के किसान एनटीपीसी दादरी से प्रभावित हैं। वहीं नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। और साथ ही बताते चले कि प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किसान नेता सुखबीर खलीफा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी दादरी पर किसानों में कई महीनों से धरना दिया है। प्रशासन के साथ कई दौर की वार्ता चली, इस दौरान किसानों की मांग को सही ठहराया गया है। बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां अमर सिंह शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पैसों की लालच में अपहरण के बाद अमर सिंह शर्मा की हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने हत्यारोपी मोहित चौधरी और राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। वही मृतक अमर सिंह शर्मा ने हाल ही में अपनी जमीन बेची थी। जमीन के पैसों की लालच में गुलावटी क्षेत्र के गांव बराल में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में थाना गुलावटी पे 2/12/2023 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। उसी के क्रम में तदुपरांत मुकदमा अपराध संख्या 489/23 धारा 364 आईपीसी में इसकी विवेचना प्रारंभ की गई। वादी जितेंद्र शर्मा ने 2 लोगों को नामजद किया इसमें, जिसमें से एक अभियुक्त मोहित चौधरी की नामजदगी सही पाई गई और दूसरा अभियुक्त हरेंद्र प्रधान की नामजदगी गलत की गई। और इसके अलावा 2 अभियुक्त प्रकाश में आए। इसके अलावा जो 2 नए प्रकाश में आए हैं, इन चारों ने मिलकर मृतक के खाते से, जो मृतक ने जो ज़मीन बेच रखा था उसके खाते में पैसा था, उसके खाते से पैसा निकालने के लिए इन्होंने उसका अपहरण कर अपने साथ रखा। और इस दौरान जो मोहित चौधरी है उसके द्वारा बताया गया कि अभियुक्त को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उसको नींद की गोली दी गई, ओवरडोज दी गई, जिससे उसकी मृत्यु होगी। और इन्होंने तदुपरांत बॉडी को नरौरा थाना क्षेत्र में फेंक दिया। पूछताछ के दौरान मृतक का बॉडी बरामद हुआ और अभियुक्तों के पास
खबर गोंडा से है, जहां करनैलगंज में मांगों को लेकर न्याय की आस में एक परिवार अनशन पर बैठ गया है। पीड़ित परिवार ने एक हफ्ता पहले पूर्व अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई थी। अभी तक कार्रवाई नहीं होने पर अब परिवार ने अनशन शुरू कर दिया है। अनशन कर रहे पीड़ित परिवार ने जमीनी विवाद को लेकर पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाया। मैं दुखी होकर के आज धरने पर बैठा। तो इसकी शिकायत पहले आपने कहीं कहा? इसकी शिकायत हमने सभी को की है। जिस समय खेत में गन्ना पुलिस खड़ी होकर के लदवा रही थी, उस समय हमने आईजी डीआईजी सबको फ़ोन भी किया था, फ़ोन करके अवगत कराया था। डीएम साहब का फ़ोन नहीं उठा था, लेकिन एसपी और आईजी डीआईजी एडिशनल एसपी सबके पास फ़ोन करके बताया था। कितने लोग धरने बैठे हैं? धरने पर इस समय हमारे साथ में लगभग 20-22 लोग हैं। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब क्या करें, जब हम जहाँ रहेंगे तो हमारे बच्चे रहेंगे। तो ऐसा क्यों करनैलगंज पुलिस आपके साथ कर रही है? करनैलगंज पुलिस क्यों कर रही है ये हमें नहीं करना, क्यों कर रही है तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे साथ कर रही है उसी ये हम जानते हैं कि हमारे पास। गोरखपुर में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा उस समय देखने को मिला जब अनियंत्रित होकर एक स्कूली बस पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई और 15 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि हादसे के बाद से आरोपी बस चालक मौके से फरार हो गया। बता दें कि जिले के सीकरीगंज थाना क्षेत्र में ढेबरा के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। पूछते हैं प्रबंधक की गलती है। प्रबंधक जी की गलती है? जी, प्रबंधक की गलती है। किस स्कूल का मामला है ये? स्कूल का। हमारे बच्चे खुद पढ़ते हैं इसमें। कई बार शिकायत की कोई सुनवाई नहीं है। कई बार शिकायत है हम यहाँ। और हरिओम पीयूष कुमार है, पढ़ता है। अच्छा, इसी बस में था जिस बस में? ठीक है। जी, हम जानते हैं 8 बजे करीब में, ठीक है। अच्छा। हम लोग नाश्ता पानी कर रहे थे। उसके बाद एक बैग धड़ाक से आया, हम लोग अंदर बैठे थे, हम सोचे क्या गिरा, और उसके बाद हमारा मजदूर देखा, बस दौड़ के गया, उसमें चिल्लाने लगा। किससे टकराई थी? बस किससे टकराई नहीं थी, सीधा एकदम बहुत स्पीड में आ रहा था, बहुत इतनी स्पीड में थी। पहिए के नीचे आकर। अच्छा। एक बच्ची को दिलबाग के यहाँ भेजा गया, वो भी तुरंत मर गई, उसका चल ही नहीं रहा था सांस, ठीक है। और उसके बाद फिर लगे हमें निकालने, यहाँ देख रहे थे गेट पे तो लोग मजदूर हमारे निकाल रहे थे। फिर हम फोन करने लगे, गाँव से लड़के बुलाए, गाँव से तो लड़के आकर निकालने लगे। इधर आए, देखे गेट बंद है। स्कूल की तरफ से गेट बंद था क्या? पूरा गेट बंद था, कोई नहीं था। पूरा गेट बंद कर दिया गया था, जैसे एकदम मातम सा छाया हुआ था यहाँ पर। अच्छा। हाँ, बच्चे को बंद किए थे, जानबूझकर गेट बंद कर दिए थे। कोई था नहीं भैया। अकेडमी नामक स्कूल है यहाँ सिकरीगंज में, और यहाँ पे आज सुबह लगभग 9 से 9:30 के बीच में एक जिसमें स्कूली बच्चे आ रहे थे, बस संख्या 17, वो स्कूल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर जो बराबर में सड़क के किनारे खाई है, उसमें पलट जाने से हादसा हुआ है। और इस हादसे में जो भी बच्चे घायल हुए थे, इंजर्ड थे, उनको तत्काल पुलिस प्रशासन और पब्लिक के सहयोग से तत्काल निकटवर्ती अस्पतालों में पहुंचाया गया। और इसमें जो मामूली चोट लगी थी, जिनको हल्की फुल्की चोटें थी, उनको तत्काल जो उनके गार्जियन थे उनके सुपुर्द कर दिया गया था प्राथमिक उपचार के बाद में। और इसमें जो ज़्यादा इंजर्ड बच्चियां थी 2, प्रतिभा और साक्षी नाम, उनकी मृत्यु हो चुकी है इस हादसे में। बाकी कुछ बच्चे अभी इलाजरत हैं, जिनकी स्थिति अभी ठीक है, उनका इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। इनमें से एक शहीद जवान कानपुर के भावपुर गांव के रहने वाले करण सिंह यादव भी शामिल हैं। करण सिंह आर्मी की 28वीं RR बटालियन में राजौरी में तैनात थे। वहीं घर में करण सिंह के शहीद होने की खबर मिलते ही कोहराम मच गया। पूरे गांव में मातम छा गया और बड़े बड़े अधिकारियों समेत सैकड़ों लोग शहीद जवान के घर पहुंचने लगे। हालांकि शहीद का पार्थिव शरीर कानपुर कब तक पहुंचेगा, इसकी कोई जानकारी अभी तक परिजनों को सेना की ओर से नहीं दी गई है। अगस्त में गया है और फरवरी में कह रहा था, फरवरी मार्च में आएंगे। परिवार में और कौन कौन है उनके? परिवार में 3 बहनें हैं, 2 भाई थे। क्या स्थिति हम घर की? खेती किसानी करते हैं। कितने बेटे थे आपके? 2। वे सबसे बड़े? किस पोस्ट पे तैनात थे? ये किस पोस्ट पे तैनात से, क्या जानकारी आपको? सैनिक था, लास्ट नाइट में हुआ था शायद। कब सूचना मिली आपको? 12 बजे रात में। हमारे भाई बड़े। कब ये तैनात थे, कब से तैनात हुई थी? लास्ट बार घर में कब आए थे? ये लास्ट बार घर में आए थे
अगस्त में सितंबर में गए थे, तब से नहीं गए। और परिवार में कौन कौन है उनके? माता पिता, 2 बहनें, एक भाई, चाचा चाची। इनके कितने बच्चे हैं? इनकी एक बेटी है, एक बेटा। परिवार की स्थिति कैसी, क्या करते हैं सब लोग? परिवार की स्थिति क्या, वही जो थे तो वही थे सब, और तो हम लोग तो खेती बाड़ी में बस गुजारा कर रहे हैं। देश भर में सर्दी के साथ एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। केरल, यूपी समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच प्राइम टीवी ने कोरोना वेरिएंट पर केजीएमयू कोरोना यूपी इंचार्ज से खास बातचीत की है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर डॉक्टर सूर्यकांत जी, केजीएमयू में हैं और इनका यूपी में कोविड को लेकर इनको हेड बनाया गया था और ये इन्हीं ने तमाम जो कोविड से लड़ने के जो तरीके थे लोगों को पहुंचाए थे, बताए थे और बहुत लोगों को मदद भी की थी। आज अभी जो वेरिएंट आया उसके बारे में इनसे हम बात करेंगे कि उसमें क्या प्रभाव है, कैसे बचा जाए। सर, जो वेरिएंट आया है अभी जो इसका थर्ड आया है, तो ये सर अभी एक महिला मिली है यहाँ पर और अन्य राज्य जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पे भी कुछ पेशेंट मिले। कैसा है, क्या लगता है, क्या कितना प्रभाव पड़ेगा इस पर, किन लोगों को बचना चाहिए? देखिए, प्राइम टीवी के दर्शकों को मैं पहले क्लियर कर दूं, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो कोविड का नया सब वेरिएंट आया है जिसका नाम है JN 0.1, ये बेसिकली पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही सब वेरिएंट है। इसकी खास बात क्या है या दूसरे वेरिएंट से अंतर क्या है कि इसकी जो संक्रामक क्षमता है वो ज़्यादा है, मारक क्षमता ज़्यादा नहीं है, अर्थात आपको बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, लेकिन हाँ फैलेगा बहुत तेजी से अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नया वेरिएंट है इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बचना है, लेकिन कम मारक क्षमता के बावजूद जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या पहले से कोई जिनको लंबी बीमारी है या जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है किसी और के कारण या गर्भवती महिलाएं हैं, ये 4 ग्रुप ऐसे हैं जिनको इससे भारी खतरा हो सकता है, तो इनको विशेष रूप से प्रोटेक्ट करना है। सर, अगर हम बात करें तो अल्कोहल की, नशे की, जो नशे के आदी होते हैं, तो इससे पहले जो वेव्स आई थी उनमें लोगों को कुछ कहना था कि कुछ लोगों का अलग अलग तर्क थे। किसी का कहना था कि तर्क नहीं है, कुतर्क है। जी, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? तर्क नहीं है, कुतर्क है। कोई भी नशा अगर कर रहा है तो उसको कोविड होने का खतरा ज़्यादा है, गंभीर खतरा होने का ज़्यादा है, उसको कोविड गंभीर ज़्यादा होगा। इस पर रिसर्च शोध छपे हुए हैं। स्मोकर हो, तंबाकू हो, शराब पीने वाला हो, इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और सिगरेट पीने वालों का फेफड़ा भी कमज़ोर हो जाता है, तो इसलिए इनको कोविड जब होता है गंभीर होता है, ज़्यादा होता है। तो ये कुतर्क है कि शराब पीने से आप कोविड से बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं। शराब पेट में जाती है, कोरोना फेफड़े में जाता है, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। दूसरी बात, बचाव के लिए मेरे 5 मंत्र हैं, वो कृपया अपने जीवन में अपनाएं तो आप बचे रहेंगे। नंबर 1, आप जब मिलिए तो हाथ मत मिलाइए। हाथ मिलाते हैं तो इधर का वायरस उधर, उधर का वायरस उधर। तो हमारी भारतीय संस्कृति में नमस्ते करने की परंपरा है, तो नमस्ते करते रहिए, हाथ मत मिलाइए, नमस्ते करिए। और हाथ जहां मौका मिले धोते रहिए, साबुन पानी से धोते रहिए। साबुन ना मिले तो पेपर सोप जेब में रखिए, साबुन पानी से धोते रहिए। और तीसरा, बाहर निकले, भीड़ में जा रहे हैं तो मास्क लगा लीजिए। चौथा, जब घर के अंदर आए तो 5 मिनट की भाप ले लीजिए। वो सब जितने भी वायरस आप बाहर से गलती से ले आए होंगे वो सब मर जाएंगे 5 मिनट के अंदर। और 5वां, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, जिसके लिए आप 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, तनाव मत लीजिए, नशा मत करिए और हरी सब्जियां और फल अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। और हाँ, स्वस्थ जीवन शैली में इंपॉर्टेंट बात है कि फिजिकली एक्टिव रहिए। जो बच्चे दिन भर गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल और इन सब पे रहते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पे, वो कृपया अपने मोबाइल में एक चीज और कर लें, एक 10,000 स्टेप का हेल्दी ऐप डाल लें और रात को सोने से पहले 10,000 स्टेप्स वॉकिंग जरूर करिए। वॉकिंग से बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है, जिम जाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम भी करते रहिए। सर, लोगों में ये जो अभी वेरिएंट आया है, लोगों में इसमें डर है, थोड़ा भय है, उससे बचने के लिए, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं प्राइम टीवी के माध्यम से? देखिए, हमने फिर कहा कि एज ए एक्सपर्ट के नाते मैंने उत्तर प्रदेश सरकार का, जैसे आपने बताया, ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना था कोविड का, उसका मैं एक्सपर्ट था। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं सेकेंड वेव में इंचार्ज था जब बहुत भयानक कोविड फैला था। कोविड टीकाकरण जब शुरू हुआ तो कोविड वैक्सीनेशन का मैं नेशनल हेल्थ मिशन का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ। इस सब बैकग्राउंड के बाद एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सलाह देता हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बचाव के मैंने 5 मंत्र दिए हैं वो अपनाते रहिए, बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये थे मेरे साथ
डॉक्टर सूर्यकांत जी, जिन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि जो वेरिएंट है इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने जो प्राइम टीवी पर बचाव के जो 5 जो गुण बताए हैं उनको आप अपना लें तो इस वेरिएंट से आराम से बचा जा सकता है और ये इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए ओएस। अब खबर बलरामपुर से है, जहां एसएसबी के जवानों ने 20 बोटा सागवान की लकड़ी को बरामद किया है। हरैया सतघरवा थाना क्षेत्र के सुहेलवा वन्य जीव प्रभाग के इलाके में वन माफियाओं ने सागवान के कई पेड़ों की अवैध रूप से कटाई कर ली। इस दौरान नेपाल सीमा पर सुरक्षा में तैनात एसएसबी जवानों की सूझबूझ से सागवान की लकड़ी के 20 बोटे बरामद किए गए हैं। वहीं मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वन कटवा। अच्छा, यहाँ लकड़ी कैसे लाए हो? लकड़ी यहाँ लोटा बाबा लेके आए हैं। हम उनके साथ हम साहब तो मजबूरी पान है 12 से। अच्छा। क्या नाम है वो उसका पूरा? लोटा बाबा। अच्छा, कहाँ रहता है? कुकुर भुकवा। कुकुर भुकवा। ये कौन सा लकड़ी है जो लाए हो? ये सागवान है साहब। कहाँ से लाए हो? इलान शिव रही जंगल वहाँ से। अच्छा, इसमें कौन कौन लिपटा, मतलब कौन कौन किसको दिए हो पैसा? हाँ बाबू। किससे दिए हो? इसे पुलिस भी पैसा ली है? पैसा देने के लिए लोटा बाबा कह रखे थे, अभी दीन आई है। क्या का? पुलिस का पैसा। कौन पुलिस, नाम बताओ। अमित सिपाही। अच्छा, और रेंजरी से? नहीं, रेंजर कोई जानकारी नहीं रहा बाबू। अच्छा, कब लाए हो? कितना बोटा लाए हो? 10 बोतल आन है। रात के यहाँ 3 बजे के बाद यहाँ गिरान है। अच्छा, किससे लेके आए हो? बैलगाड़ी से, डल्लभ से। अच्छा, पूरी माल किसका है ये उनके कलाम बाबू का है। पूरा नाम क्या है उसका? बाबू कलाम कहा था बाबू। कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं बसंतपुर, लेकिन हम उनके यहाँ। अब खबर बिजनौर से है, जहां जम्मू कश्मीर से कोलकाता जा रही हिमगिरी ट्रेन के पहिए का ब्रेक जाम होने से ट्रेन में आग लग गई। इस घटना के दौरान यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन को मठेरी फाटक पर रोककर आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद ट्रेन को नगीना स्टेशन पर लाकर ट्रेन की बारीकी से जांच की गई कि आखिर आग किस वजह से लगी थी, और उसके बाद ट्रेन को हावड़ा के लिए रवाना कर दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देख